हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। देश में लॉकडाउन है लेकिन पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। अच्छा, हम और आप तो प्रधानमंत्री मोदी की बात मानकर अपने घरों में बैठ गए और जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलते हैं, लेकिन इन ट्रेनों में कौन सफर कर रहा है? देश के वो मजदूर जो रोजी रोटी की तलाश में अपनी मिट्टी, अपने गांव से दूर शहरों में आकर 2 वक्त के खाने की लड़ाई लड़ते हैं। लॉकडाउन ने इनकी रोजी रोटी दोनों छीन ली। मजबूर मजदूर नंगे पांव छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाए, गोद में टांगे, हजारों किलोमीटर पैदल दूर शहर से गांव की तरफ चल पड़े। तस्वीरें देखकर देश सिहर उठा और तब जाकर सरकार को मजबूरी में ट्रेनें चलानी पड़ी घर पहुंचाने के लिए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि मजदूरों के घर जाने से शहरों में चलने वाली फैक्ट्रियां, कल कारखाने ठप पड़ने लगे। सरकार ने कहा कि फैक्ट्रियां, कारखाने खोलो, लेकिन काम तो तब होगा ना जब काम करने के लिए मजदूर मिलेंगे। मजदूरों में तो ये होड़ सी लगी हुई है अपने अपने घर पहुंचने की। जरा देखिए किस तरीके से घर जाते मजदूरों की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। ट्रेन, बस जो मिल पा रही है मजदूर उसी पर सवार होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। तो अब एक बार फिर से एक नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है मजदूरों को रोकने की। कुल मिलाकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है देश में। मजदूर हैं तो वो प्रॉब्लम है, मजदूर लौट रहे हैं तो प्रॉब्लम है। मजदूरों की मजबूरी के आगे डगमगाया लॉकडाउन। स्थानीय के जिसको पास सैलरी मिली थी, सैलरी सबकी खत्म हो गई है। खाने पीने के पास किसी के पास कुछ है नहीं। क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? हमारे 3 बच्चे हैं, बताओ क्या खाएं? और कुछ भी मजदूरी भी नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पे पड़े पड़े। अर्थव्यवस्था मजदूरों को बचाने के लिए देनी पड़ी रियायत। हमारे पास सिर्फ 30% लेबर वर्कफोर्स ही है, बाकी सब अपने गांव जा चुकी है और रॉ मटेरियल की कमी है। जब तक रॉ मटेरियल प्रॉपरली नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रीज को 100% रन कर पाना बहुत मुश्किल है। मजदूरों के लिए सरकारों को चलानी पड़ी ट्रेनें और बस। यहाँ से अभी अगर ट्रेन मिल जाए तो अभी आप लोग चढ़ा के भेज देंगे। अभी तो वहाँ से अनुमति की जरूरत है, वहाँ से आने की अनुमति की जरूरत है। मनमानी कीजिएगा तो आपको कोई रास्ता आगे नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्योंकि बिहार बगल में नहीं है। मजदूरों की घर वापसी ने खड़ी की नई मुसीबत। मजदूर गए तो कैसे चलेंगे कारखाने और फैक्ट्रियां? अब शुरू हुई मजदूरों को रोकने की कवायद। कर्नाटक में बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए रद्द हो गई श्रमिक एक्सप्रेस। रियायतों पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कंफ्यूजन। कांग्रेस मांग रही है हालात से निपटने का प्लान। मजदूरों की मजबूरी ने उठाए थे लॉकडाउन पर सवाल। अब मजदूरों की घर वापसी से लॉकडाउन खोलने पर सवाल। क्या प्लानिंग की कमी है या प्लान को लागू करने में हुई खोट? बिना मजदूर कैसे घूमेगा देश का पहिया? मजदूर थे तो प्रॉब्लम, मजदूर लौट रहे हैं तो प्रॉब्लम। इसी पर चर्चा करेंगे हम। खास मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू के नेता अजय आलोक साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं इस चर्चा में, और साथ ही सीपीएम के नेता डॉक्टर फवाद हलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है नलिन कोहली जी को पहले आना चाहिए और समझाना चाहिए देश को कि सर आखिरकार ये जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ क्या है? क्या सिर्फ कोरोना काल है क्योंकि यही प्रॉब्लम की जड़ है, या फिर सरकार की तरफ से भी प्लानिंग में चूक हो गई? नहीं, इसमें प्लानिंग की चूक नहीं हो सकता ये प्रश्न, क्योंकि कोरोना काल जो आप कह रहे हैं ये महामारी किसी की कल्पना में नहीं थी। ये तो अकाल्पनिक है, हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए और पूरी दुनिया में। रोज अगर आप सिर्फ न्यूज एंकर हैं, आपका तो एक प्रसिद्ध चैनल है, आप खुद ही कवरेज कर रहे होंगे कि अलग अलग देशों में हर रोज नए नए रूल्स आ रहे हैं, नई नई मांगे हो रही है, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल था ही नहीं। और ये बीमारी जैसे फैलती है तो फिर नए नए कदम उठाने पड़ते हैं। तो लॉकडाउन का क्या कारण था? लॉकडाउन का जो कारण था कि संक्रमण रुके। काफी हद तक संक्रमण भारत को अगर अन्य देशों के हिसाब से देखें, मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखें, डबलिंग रेट के हिसाब से देखें, रिकवरी रेट के हिसाब से देखें, तो एक नियंत्रण हुआ है, अच्छा नियंत्रण हुआ है।
लेकिन फिर लॉकडाउन से हुआ क्या, अर्थव्यवस्था हो गई रुक, क्योंकि स्वाभाविक है कि लॉकडाउन का मतलब था कि आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकते और अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है उसके पहिए रुकने लगे, रुक गए कई जगह बिल्कुल। फिर उसमें नेक्स्ट फेज में आया कि इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल गुड्स, खाने पीने की वस्तुएं, अपनी सामग्री, दवाइयां, उस प्रकार की चीजें को अलाउ करें, ट्रांसपोर्ट अलाउ करें। तो हल्का सा जो है पहिया जो है खोला गया ताकि चले। अब इस बीच बात में तो ये है कि पहिया जब आप खोल रहे हैं चलाने के लिए, तो फिर उस पहिए को चलाने के लिए उस गाड़ी को धक्का लगाने वाले जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनको तो आपने उनके घर वापसी का रास्ता दिखा दिया सर। तो फिर उस पहिए को घुमाएगा कौन? उस पहिए को घुमाएगा कौन? ठीक है, ठीक है, और ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात जरा सा अभय दुबे जी के पास लेकर चलती हूँ। अभय दुबे जी, ये जो हालात बन रहे हैं ये वाकई में चुनौतीपूर्ण हालात हैं, ये बात तो मानते हैं नलिन कोहली, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें प्लानिंग की कहीं कोई कमी नहीं है, कोरोना काल संकट काल है, दुनिया भर में ऐसे ही हो रहा है। रोमाना जी, देखिए, पहले तो आपने शब्द प्रयुक्त किया कि मजदूरों ने अपनी रोजी रोटी खो दी। बहुत वेदना के साथ मैं कहना चाहता हूं, रोजी रोटी ही नहीं, उन्होंने अपना आत्मसम्मान भी सड़कों पर खो दिया। आज ब्रजेश राजपूत जी ने भोपाल में स्टोरी की है कि कैसे भिवंडी से, महाराष्ट्र से पैदल चलकर श्रमिक आए हैं जो इलाहाबाद जा रहे 1500 किलोमीटर। वो बुजुर्ग व्यक्ति रो रो कर, बुरा हाल है, पूरे देश की ये व्यवस्था है। WHO ने 12 मार्च को अनाउंस किया पैंडेमिक। मोदी सरकार कहती कि प्लानिंग हमारी पर्याप्त थी। अरे प्लानिंग ही नहीं थी। मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि 21 मार्च को एयर स्पेस बंद करने के पहले 16 मार्च से 21 मार्च तक हिंदुस्तान के सुपर रिच लोगों को 102 चार्टर फ्लाइट से जब हिंदुस्तान नियोजित रूप से बुलाया जाता है, तो क्या वो श्रमिक, सेंसस का डेटा कहता है कि 4,23,00,000 माइग्रेंट्स हिंदुस्तान में हैं। आज ये बंधुआ मजदूर नहीं है, वो इंसान हैं, उनका आत्मसम्मान है, उनके संवैधानिक अधिकार है हिंदुस्तान में। उनको बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। येदुरप्पा जी कह देते हैं कि ट्रेन को कैंसिल कीजिए क्योंकि क्रेडाई कहती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है मोदी जी। ये इंडस्ट्री, मजदूरों और भारत की सरकार के बीच बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ये सप्लाई चेन ब्रेक होगी और विश्वास मानिए 5 से 7 साल तक ये मजदूर जब अपने घर पर जाएंगे तब इनके पास आत्मविश्वास नहीं होगा। ये भयाक्रांत होंगे कि फिर कभी ऐसी परेशानी में फंस गए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बताता हूं। वो अपना घर छोड़कर इसलिए दूसरी जगह गए थे कि उनकी आजीविका नहीं थी वहां पर, मगर वो उससे तो समझौता करना चाहते हैं आजीविका से। आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे लेकर जा रही हूं। अजय आलोक साहब, यहां पर जो विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है वो कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग की चूक दूर की बात है, यहां तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। डॉक्टर अजय आलोक, और उसका खमियाजा जो है वो अब लंबे वक्त तक देश को भुगतना पड़ेगा। रूबिका, मुझे ये बात बताएंगी कि अगर आपके घर में कोई आता है और उसके साथ कुछ समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है कि उसको ठीक से रखें? ये उसी घर वाले की जिम्मेदारी होती है ना। अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि इनके पास जीविका नहीं थी मजदूरों के पास, इसलिए मजदूर दूसरे राज्यों में गए। तो ये दूसरे राज्यों की क्या जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि इस महामारी के समय में उन मजदूरों में कॉन्फिडेंस देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना? पहला फेलियर वहां हुआ कि उन मजदूरों में कॉन्फिडेंस नहीं आया और वो भागना शुरू किए कि हम अपने घर चलते हैं, यहां कुछ नहीं है। हम बिहार में बैठ के 21 लाख मजदूरों के अकाउंट में 1,000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र ये काम महाराष्ट्र में बैठ के नहीं कर सकते थे? महाराष्ट्र सरकार नहीं कर सकती थी। आज कर्नाटक सरकार ने कल अपना पैकेज घोषित किया 13,000 करोड़ का, और उन्होंने कहा कि मजदूरों को हम नहीं जाने देंगे, हमारी इकोनॉमी की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मजदूर चले गए तो पंजाब कैसे चलेगा? तो क्या ये 1 महीना पहले पंजाब और कर्नाटक प्लानिंग नहीं कर सकते थे? प्लानिंग में चूक क्या है? मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय आलोक एक तो अपडेट दे दूं मैं कि कर्नाटक ने जो अपनी भूल है उसको सुधार किया है। डॉक्टर अजय आलोक साहब, कर्नाटक की तरफ से शायद अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब वो मजदूरों को नहीं रोकेंगे। जो पहले कर्नाटक सरकार कह रही थी कि हम ट्रेनें नहीं चलाएंगे, अब वो ट्रेनें चलाएंगे, क्योंकि भाई ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आजादी से सबको काम करने की अनुमति देता है संविधान। ऐसे जबरदस्ती आप किसी को बंधक, हाँ बिल्कुल बंधक बनाकर आप नहीं रख सकते हैं। जब केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ट्रेनें चलाइए तो ट्रेनें चलाइए, वो यहाँ पर भूल सुधार कर लिया गया है।
लेकिन मेरा सवाल ये कि बिल्कुल सही आपने बात। यहाँ जो राज्य सरकारों की बात कही ठीक है, सर, रोमाना जी। तो फिर पार्टी लाइन से अगर ऊपर उठकर हम इन राज्य सरकारों का भी हाल देख ले तो यहाँ पर बीजेपी शासित गुजरात भी है, यहाँ बीजेपी शासित कर्नाटक भी है, यहाँ कांग्रेस शासित पंजाब भी है, यहाँ कांग्रेस शासित राजस्थान भी है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी है जहां पर टीएमसी का राज है सर, यहाँ पर लेफ्ट की राज वाला केरल भी है, और हर जगह से मजदूर चाहते हैं ना निकलना। तो ऐसे में क्या केंद्र को बड़ी भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। मैं डॉक्टर फवाद हलीम का रुख करूंगी। डॉक्टर जी याद कीजिए, अमरिंदर सिंह जी ने एक मिनट अमरिंदर सिंह जी ने फोन किया था नीतीश कुमार जी को। अभय जी प्लीज बीच में मत आइए सर, बारी बारी सबके पास आ रही हूँ। डॉक्टर फवाद हलीम साहब आप आइए, आपसे भी वही सवाल कि ये जो प्रॉब्लम अब देखने के लिए मिल रही है, ये क्या लग रहा है? ये कोरोना काल, संकट काल है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, या फिर ये प्लानिंग हुई नहीं है, इस वजह से सारी की सारी ये प्रॉब्लम है? देखिए, ये जो मामला है इसकी स्पष्टीकरण हमारे देश के संविधान के जो रचनाकार थे उन्होंने इस समस्या का समाधान करके रख चुके थे हमारे लिए। अगर आप देश के संविधान देखें, 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें एंट्री नंबर 81 ये स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र के अधीन में ये जिम्मेदारी पड़ती है। और मैं आपको एंट्री नंबर 81 पढ़ देता हूं यूनियन लिस्ट का। वो कह रहा है इंटर स्टेट माइग्रेशन इंटर स्टेट क्वारंटाइन। फले ये जो अंतरराज्य जो मजदूरों का आना जाना है और अंतरराज्य अगर कोई क्वारंटाइन हो, ये पूरा जिम्मेदारी केंद्र के पड़ती है हमारे संविधान के तहत। ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी साहब ने अपना पीठ दिखा दिया, ये स्पष्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि तमाम जो मजदूर जो भिन्न राज्य में जाकर काम कर रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाना। ये लिस्ट किसी के पास नहीं है। एक आरटीआई दर्ज की गई है, उस आरटीआई के जवाब में देयर इज नो लिस्ट ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स इन इंडिया विद एनी एजेंसी। तीसरी बात यह है, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी माइग्रेटरी लेबर के पास, क्योंकि एक बात आपको याद रखना है कि जो माइग्रेटरी लेबर है उनका सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट जो राज्य से वो जुड़े हुए हैं वहां से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस राज्य में जाते, चूंकि वो भिन्न राज्य है, उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, इसका महत्व वो भिन्न राज्य में पोर्टेबिलिटी के नजर में बहुत ही कमजोर होता है। इसीलिए ये केंद्र की जिम्मेदारी पड़ती है कि वो इस जो गैप है, इस गैप को पूरा करे। नहीं तो तीसरी बात जो ये है कि ये जो खाना जो देने, फूड ग्रेड्स देने, फवाद हलीम साहब आप ये जो पॉइंट्स उठा रहे हैं, मुझे लगता है नलिन कोहली साहब को आना चाहिए ना। नलिन कोहली जी, इसका जवाब क्या है फिर? क्या केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मतलब अब ये जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, हम लगातार मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बसों, ट्रकों में ठुसे हुए नजर आ रहे हैं मजदूर जो वापस लौट रहे हैं। अच्छा, एम्स के जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया जी, उनका हम बयान अभी दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब ये बीमारी जो है वो तो जून जुलाई में पीक करेगी सर, और ऐसे में फिर 40 दिन के लॉकडाउन पर ये तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है ना सर। इसके लिए क्या केंद्र जिम्मेदार नहीं तो और कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब दीजिए आप, ये क्या हो रहा है सर देश में? बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, और वामपंथी दलों की पुरानी आदत है कि संविधान को तोड़ मरोड़कर एक नई परिभाषा दे। यूनियन लिस्ट ये मजदूर कहाँ पर है? मैंने रोका नहीं साहब, मैं अपनी बात रख लूं, क्यों रोक रहे हैं आप सब? मेरा अपना भी अधिकार है कि फवाद हलीम साहब, फवाद हलीम साहब, यूनियन लिस्ट में केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है फवाद हलीम साहब, माइग्रेशन, फवाद हलीम साहब, आपने ये बात कह दी है, दर्शक सुन चुका है आपकी बात सर, दर्शक ने आपकी बात सुन ली है। अब दर्शक को जवाब सुनने दीजिए नलिन कोहली जी का। डॉक्टर फवाद हलीम, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको बात रख दी है ना, अब नलिन कोहली जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, तब आप जवाब दे दीजिएगा। नलिन कोहली जी आप अपनी बात कहिए, मैं दोबारा आ जाऊंगी डॉक्टर हलीम आपके पास। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ वामपंथी दलों से ही ये अपेक्षा की जा सकती है कि संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर एक नई परिभाषा दे दे। इंटरस्टेट माइग्रेशन है, लेकिन कहाँ पर ये लिखा है कि जो वहां जाकर वहां बैठेंगे, जिन इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, वो जिम्मेदारी स्टेट की नहीं होगी? आप अपना हाथ धोना चाहते हैं अपनी पूरी परिभाषा से, वैसे तो संविधान में राइट टू लाइफ है, तो नक्सलवाद में जो मारे जाते हैं हमारे सैनिक और आम लोग, उसका अधिकार कैसे मिलता है वामपंथी सोच को? संवैधानिक सोच से मिलती है क्या? इसीलिए मैंने कहा तोड़ मरोड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं जो मूल प्रश्न है। मूल प्रश्न बड़ा सरल है। मूल प्रश्न है कि वाकई आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ट्रेन क्यों आ रही है? ट्रेन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि केंद्र सरकार वो ट्रेन दे रही है।
ट्रेन आ रही है क्योंकि पहले महाराष्ट्र सरकार थी, बाद में अन्य सरकारों ने कहा कि ट्रेन दीजिए लोगों को जाने के लिए, मात्र ट्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। सर मेरा सवाल इससे आगे का है, सर मेरा सवाल इससे आगे का है। मैं सवाल ये उठा रही हूँ सर कि एक तरफ हम लॉकडाउन में छूट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब फैक्ट्रियां जो हैं अब जो ग्रीन जोन्स आ गए वहां पर जिंदगी जो है वो नॉर्मल ढर्रे पर चलनी चाहिए, अर्थव्यवस्था का चक्का घूमना चाहिए। और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक तरफ आपको अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाना है, दूसरी तरफ आप मजदूरों की घर वापसी करवा रहे हैं, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो फिर वो अर्थव्यवस्था का चक्का कैसे घूमेगा सर? मैं बस ये समझना चाह रही हूँ। और इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये जो बातें हैं, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़े सौहार्द के साथ सारी बातें होती वो अलग है। जब राजनीतिक दल टीवी डिबेट्स में बैठते तो एक अलग चर्चा होती है, क्यों नहीं अर्थव्यवस्था शुरू हो रही, क्यों इनको जाने दे रहा है, क्यों आप इनको जाने नहीं दे रहे हैं, ये डिबेट्स के मुद्दे हैं। लेकिन हर सरकार इस बात को समझती है। पंजाब भी इस विषय को उतना ही समझता है जितना कर्नाटका, बंगाल भी उतना ही समझेगा जितना अहमदाबाद, और गुजरात उतना ही। तो इसीलिए इसका विषय जो है सोच समझ के ही किया जा सकता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभय जी, तो जो बात नरेंद्र कोहली जी कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर जिम्मेदारी सबकी है, ये संघीय ढांचा है यहाँ पर। अब मजदूरों को जब आपको रखना था अपने यहाँ, तब आपने उनको इस तरीके से रखा नहीं, सहूलियत दी नहीं, खाने पीने की किल्लत मजदूरों को हुई। और सर ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक पार्टी के शासित राज्य की बात नहीं कर रही हूँ। सूरत से भी गुजरात की उसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आई, राजस्थान में भी मजदूरों को अपनी राज्य सरकार से शिकायत देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर ये तो राज्य सरकारों का किया है ना, फिर अब भुगते, अब तरसे मजदूरों के लिए। देखिए रोमाना जी, बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन खोलने के लिए 3 मीटिंगें मुख्यमंत्रियों के साथ की है। उसके पहले भी देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा करते और कहते कि ये इस तरीके का हमारा प्लान है। मैं एक बात को दुरुस्त करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एकमात्र चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कहा कि मैं कैसे मेरे प्रदेश के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से ला पाऊंगा। एकमात्र थे जिन्होंने असमर्थता जाहिर की। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह जी ने फोन किया नीतीश कुमार जी को कि मैं बिहार के नागरिकों का मेरे प्रदेश में पूरी तरह ध्यान रख रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों से आए हुए छात्र और मजदूर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने खर्च से उन मजदूरों को और उन छात्रों को उन राज्यों तक भेजते हैं। मेरा सीधा सा गंभीर आरोप यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक पैसे की मदद नहीं की। सभी मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस शासित नहीं भाजपा शासित चीफ मिनिस्टर्स ने भी कहा कि आप पैकेज अनाउंस कीजिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को सेंट्रल रेवेन्यू शेयर प्रॉपर नहीं दिया, राज्यों की आर्थिक हालत खराब थी क्योंकि जीएसटी गलत ढंग से केंद्र की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, नोटबंदी कर दी, इकोनॉमी की हालत पहले ही खराब थी। राज्यों को फैसिलिटेट करना चाहिए था, केंद्र सक्षम था, उन्होंने मदद नहीं की। और ये मजदूर जो देश के भविष्य निर्माता हैं, उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, आपकी रूह कांप जाएगी सड़कों पर जब आप उनसे मिलेंगे। नवजात बच्चों को हाथ में लेकर मां हजार किलोमीटर तक पैदल चल रही है, 44 डेज तक दिन नहीं पसीजा, और ट्रेन का किराया भी दे रही मोदी सरकार। अभय जी ठीक है, आप घेर रहे हैं लगातार सरकार को कि भाई ना योजना, ना प्लानिंग, ना किसी तरीके की आर्थिक मदद इन्होंने राज्य सरकारों को दी। आप कह रहे हैं कि जो फैसले लिए वो वक्त पर नहीं लिए गए, देर से उठाए गए फैसले हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, मुझे वो बड़ी खबर दिखानी है दर्शकों को। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। देखिए, यूथ कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्डरों के दबाव में जो ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया गया था कर्नाटक सरकार की तरफ से, उसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कर्नाटक में जो राज्य सरकार ने ट्रेनें ना चलाने का फैसला लिया था ना, उसी का मामला ये राजनीतिक तौर पर अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को यहां पर आना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन इसे व्यवस्था कहेंगे या इसे अव्यवस्था कहेंगे कि पहले हम 40 दिन का लॉकडाउन, पहले मजदूरों के पलायन की जब तस्वीरें आती हैं सर, तब तो किसी का दिल नहीं पसीजता है। नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन का मतलब ही क्या रह जाएगा जी, अगर मैं अपने यहां बुला लूंगा मजदूरों को। हालांकि उसी दौरान, उसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानवता के आधार पर अपने यहां उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बुलाते हैं। आप लोगों के यहां तो नहीं बुलाया गया, बिहार में तो नहीं बुलाया नीतीश कुमार ने। और अब जब ट्रेनें चल रही हैं सर, तो फिर मजबूरन आप लोगों को लेना पड़ रहा है, स्वीकार करना पड़ रहा है लॉकडाउन में इस फैसले को कि लॉकडाउन में जो जहां है
वो वहां नहीं रहे, चाहे तो अपने गृह प्रदेश वापस आ जाए। ये कैसा फैसला है? रोमाना जी, कुछ सामान्य ज्ञान की कमी है लगता है यहाँ पे हमारे कांग्रेस के मित्र को, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि हम कैसे बुलाएंगे, हम असमर्थ हैं। 27 लाख लोग हैं बाहर में जो रजिस्टर्ड हैं बिहार गवर्नमेंट में। 21 लाख लोगों के खाते में हम पैसे जमा कर चुके हैं। आप क्या चाहती हैं कि हम बिहार से 100 बस भेज के महाराष्ट्र भेजें और अपने लोगों को लेके आए? 100 बस भेजे आपको राजस्थान, वहां से लोगों को लेके आए, 100 बस भेज दें पंजाब और कहे कि हम अपने सारे आदमियों को ले आए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए? इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र में सबसे पहले केंद्र सरकार को किसने कहा कि ट्रेन चलवानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। रोज दिन कम से कम 10 ट्रेन चलेंगी। आज तक अभी तक बिहार में हमारे पास 36 ट्रेन आ गई। आदमी कितने आए? 36,000। क्या 36,000 काम कर रहे हैं बिहारी बाहर में? इसलिए कहता हूं सामान्य ज्ञान की कमी है। बिना बोले हुए जाने हुए चीजों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फवाद हलीम साहब, 27 लाख लोगों को लाने के लिए अगर रोज दिन हम 200 ट्रेन चलाएंगे, 200 ट्रेन रोज चलाएंगे ना, तब भी 1 साल लगेगा लाने में। और मैं आप जो कह रही हैं ये वो मजदूर है लाने के बाद फिर उनका क्वारंटीन भी करना है ना। मेजॉरिटी बल्क मजदूर अभी भी वही है, क्वारंटीन में रखने की, उन लोगों को जिन्हें बाहर से लेकर आते हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। एक मिनट फवाद हलीम साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि एक तरफ तो हम मजदूरों को वापस उनके घर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब आप हल्के हल्के करके काम शुरू कीजिए, फैक्ट्रियां खोलिए, मजदूरों को वापस बुलाइए, काम पर लगाइए। सर काम करेगा कौन? अब फैक्ट्री मालिक सामने आ रहे हैं। कर्नाटक की मिसाल हम देख रहे हैं, वहां पर बिल्डर लॉबी पूरी एक्टिव हो गई। वो कहने लगी साहब हमारे यहाँ काम कौन करेगा अगर ये सारे मजदूर वापस चले जाएंगे। यही हाल राजस्थान में है सर। वहां पर जो मजदूर हैं वो लौट रहे हैं, वहां की जो फैक्ट्रियां हैं वो सामने आ रही हैं, औद्योगिक इकाइयां सामने आ रही हैं, उनके मालिक सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास तो 1/3 स्ट्रेंथ ही नहीं बची है जिसके आधार पर चला सके हम फैक्ट्रियां। देखिए, ये जो वर्ग विशेष हमारा समाज है, उसमें जो वर्ग को सबसे ज्यादा समाज के पीछे स्तर पर रखा जाता है वो है मेहनत करने वाले लोगों को। हमें मालूम है कि 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन को की घोषणा की गई, जिसमें जो सबसे पिछड़े हुए वर्ग के लोग थे वो तो मजदूर वर्ग, वो लोग, उन लोग को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला था। और ये जो माइग्रेंट लेबर है ये फंस गए जहां पर वो लोग काम कर रहे थे। दूसरी बात है, आज से शुरू हो गई 64 हवाई जहाज विदेश से जो भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए इंतजाम केंद्र सरकार कर रही है। 3 नौसेना के जहाज निकले हैं हमारे नौसेना के तरफ से, जो बाहर में जो फंसे हुए हिंदुस्तानी हैं, जिनका न्यूनतम आय या विदेश में जाने का वो हैसियत रखते हैं, वो लोग ज्यादातर ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उनके काम में आने वाले हैं। और जहां पर जो खटने वाले मजदूर है, जो अपने राज्य से भिन्न राज्य में पड़े हुए हैं, उनका लिए सरकार का क्या प्लानिंग है ये आपको सामने समझ में आ रही है। नहीं सर, मुझे तो कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है ना, मुझे कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है। मेरे मन में तो सवाल ही आ रहा है कि अब इकोनॉमी का क्या होगा, अब अर्थव्यवस्था का चक्का कैसे घूमेगा, क्योंकि ये मजदूर जो लौटे हैं ये ठगे हुए से वापस अपने अपने प्रदेश लौट रहे हैं। ये क्यों आएंगे वापस इन महानगरों में काम करने के लिए, उन्हीं फैक्ट्रियों में जहां से एक तरीके से इन लोगों को धोखा मिला है। ऐसे में क्या होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का? नलिन कोहली साहब, अब जवाब आपको देना है सर कि वो मजदूर जो अपने पांव में छाले लेकर घिसता हुआ, रगड़ता हुआ वापस अपने गांव पहुंचा है, और गांव जब पहुंचेगा सर तो आपकी सरकार मनरेगा में उसे रोजगार देने का भी वादा कर रही है, तो फिर वो क्यों वापस शहर की तरफ आएगा उन फैक्ट्रियों में अपना खून पसीना बहाने जहां उसे धोखा मिला? दो चीजें हैं रोमाना जी, जो मेरे पास रिपोर्ट में कई जगह मजदूर नहीं मूव कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं कि सारे मजदूर मूव कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी कंपनियां हैं जहां पर मजदूर रुक गए हैं, वहां पर वो संतुष्ट है, रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कुछ मजदूर जो डेली लेबर होते हैं उनके लिए अनिश्चितता होती है, तो वो शायद इस रूप से कर रहे होंगे कि मूव कर रहे होंगे। लेकिन वो भी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि आप रोक नहीं सकते किसी को जबरदस्ती, वो संविधान किसी को अनुमति नहीं दे सकता कि आप जबरदस्ती किसी को रोके या धकेल दे किसी दिशा में। लेकिन वहां पर राज्यों को और कंपनियों को, खासकर कंपनियों को और राज्यों को मेहनत करके जो चाहते हैं मजदूरों रहने के लिए, उनके लिए व्यवस्था उचित करनी पड़ेगी। सरकारों को जो करना है, चाहे राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार ने 40 करोड़ लोगों के अकाउंट्स में पैसे भेज दिया है, फर्स्ट ट्रांच, सेकंड ट्रांच चल रहा है, तो वो जो है वो प्रक्रिया अपनी जगह है। तो दोनों चीजें, और मुझे लगता है हर राज्य को इसका बैलेंस करके करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी जरूरी है और लोगों की इच्छा जो है घर लौटने की या काम करने की। अभय जी, कुल मिलाकर अब राज्य सरकारों को भुगतना पड़ेगा और राज्य सरकारों की वजह से पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। जिसने जो किया है उसके सामने अब उसका फल आएगा सर।
जिसने मजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया, जाहिर सी बात है वहां मजदूर रुक गए। लेकिन जहां मजदूरों को खाने पीने के लिए नहीं मिला, सैलरियां नहीं मिली, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि साहब कम से कम इंसानियत दिखाइए, आप सैलरी किसी की रोकिए मत, सबको दीजिए, तो फिर वहां क्यों रुकेगा मजदूर सर? रोमाना जी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। प्रधानमंत्री जी, अगर आप उपदेश दे रहे थे तो आप लागू करते ना। आपको विश्वास जीतने की आवश्यकता है। सबसे पहले 7,500 रुपए महीना कम से कम 3 महीने का इन मजदूरों के खाते में डालने की व्यवस्था कीजिए। जो किसान रजिस्टर्ड हैं इनाम में 8 करोड़ 22 लाख, उनके खातों में डालिए, वो ताकि खरीफ की फसल की बोवनी कर पाएं। आज रबी की फसल की पर्याप्त खरीदी नहीं हुई और 75% किसानों के पास बाजार नहीं है। आप उनके परचेस पावर दीजिए ना, डिमांड क्रिएट होगी, इकोनॉमी सरवाइव कर जाएगी हमारी। तो क्या अगर केंद्र सरकार की तरफ से सीधे आर्थिक मदद इन मजदूरों को मिल जाती तो क्या ये पलायन नहीं होता? तो क्या ये रुक जाते? अजय आलोक, बहुत संक्षेप में। देखिए रोमाना जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार से लगभग 80 से 90 लाख मजदूर जो हमारे हिसाब से पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और इनका मुश्किल से 1% भी वापस बिहार आना नहीं हो रहा है, इसलिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कांग्रेस और चलिए सर, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बिना मजदूर कैसे घूमेगा देश का पहिया? आज संविधान की शपथ में इसी मुद्दे पर मैंने चर्चा की और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। देखिए, नीति बने कि रोजी रोटी चलती रहे, अर्थव्यवस्था अगर बचानी है ना, तो फिर मालिक के साथ साथ मजदूर की भी सुननी होगी।